हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ टैली ऐप। तो हम सबसे पहले सीखते जानते हैं कि टैली ऐप होता क्या है, टैली क्या है। तो टैली जो है एक सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग का, जिसके अंदर हम अकाउंट से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड को रख सकते हैं। टैली जो है उसे कोई भी छोटी फर्म हो, चाहे बड़ी फर्म हो या फिर कोई गवर्नमेंट फर्म हो, तो वो सब यूज कर सकते हैं। तो टैली को जो है 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज में यूज किया जाता है। और जो लेटेस्ट वर्जन जो होता है टैली का वो है टैली ईआरपी 9, जिसे हम अब सीखने वाले हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी, टैली इज ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इट इज ए कंप्लीट बिजनेस अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज लाइक गवर्नमेंट सपोर्टेड फॉर्मेट्स, multilingual operations, processing for small and medium business India. Tally products are transforming in business across industry in over 100 countries। और लेटेस्ट जो वर्जन है टैली का वो अपना है टैली ईआरपी 9। तो हम जानते हैं कि अकाउंट्स क्या होते हैं। अकाउंट्स मतलब कि फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन होती है हमारी बिजनेस की, उन्हें जहाँ एक जगह रिकॉर्ड करते हैं तो उन्हें अकाउंट्स कहते हैं। जैसे कि प्रॉफिट अकाउंट हो गया, लॉस अकाउंट हो गया, परचेज सेल अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। तो अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो अकाउंट्स जो है 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो हमारा जो पर्सनल अकाउंट है, वो पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है? पर्सनल अकाउंट जो होता है मतलब किसी भी व्यक्ति या जो संस्था के नाम से बनाए जाते हैं। अब व्यक्ति कोई भी हो सकता है, नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि जिसे एक लॉ ने जो मान्यता दी है उन्हें आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। जैसे कोई कंपनी हो गई, राम एंड सन्स हो गया, या फिर किसी नेचुरल पर्सन जैसे कि कोई भी अकाउंट हो गया, राहुल का हो गया, या बैंक अकाउंट हो गया। तो ये सब पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। तो दूसरा जो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट उसमें मतलब कि सारे जो एसेट्स जो होती है बिजनेस की या फिर लायबिलिटी होती है, उनसे रिलेटेड जो होते हैं वो खाते आते हैं। जैसे कि वह खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति आदि से संबंधित हो। जैसे कैश अकाउंट हो गया, कंप्यूटर अकाउंट हो गया, मशीनरी अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया। तो ये सब जो है रियल अकाउंट होते हैं। तीसरा जो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल नाम से ही जाए हुआ है, जैसे कि नाम मात्र के खाते। जैसे कि प्रॉफिट अकाउंट हो गया, लॉस अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट हो गया, डिस्काउंट अकाउंट हो गया। तो इन सब से संबंधित जो अकाउंट्स होते हैं उन्हें नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारे जो अकाउंटिंग के रूल्स है, जैसे कि पर्सनल अकाउंट है उसका रूल है, वो मतलब डेबिट द रिसीवर। जो भी मतलब पा रहा है कोई सामान जिसे मिल रहा है उसे हम डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट वो इज गिवन, जो मतलब जो दे रहा है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमारा जो पर्सनल अकाउंट का रूल हो जाएगा वो हो जाएगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और हमारा जो रियल अकाउंट है उसका जो रूल्स है वो है डेबिट वट एवर कम्स इन। मतलब जो कुछ भी आ रहा है आपके पास उसे आप डेबिट कीजिए, और क्रेडिट करेंगे वट एवर गोज आउट, जो भी हमारे पास से जा रहा है। जैसे कि हमारे पास कैश आ रहा है तो हम कैश को डेबिट कर देंगे, और लाइबिलिटी हमारी कम हो गई, किसी क्रेडिटर ने पेमेंट कर दिया तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। नॉमिनल अकाउंट, जैसे कि हमें पता है कि नाम मात्र के खर्चे, तो हमारी जो कंपनी की जो भी लॉस है या फिर कोई एक्सपेंस हो उसे हम डेबिट कर देंगे, और कोई भी प्रॉफिट हुआ है हमें या फिर कोई इनकम हुई है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो अब हम बात करते हैं टैली ग्रुप के बारे में। तो टैली में 2 ग्रुप होते हैं, प्राइमरी ग्रुप और दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप में जो अकाउंट्स आते हैं वो है कैपिटल अकाउंट हो गया। कोई भी लोन की लाइबिलिटी है, जैसे किसी भी बैंक से लोन लिया है कंपनी ने, उसकी पेमेंट तो करनी है, तो वो हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। जैसे कोई करंट लाइबिलिटी हो गई, करंट लाइबिलिटी हो गई, फिक्स्ड एसेट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई, करंट एसेट हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंस, सस्पेंस अकाउंट हो गया, ब्रांच डिवीजन अकाउंट होते हैं, सेल्स अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, डायरेक्ट इनकम हो गई, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, इनडायरेक्ट इनकम या फिर इनडायरेक्ट कोई एक्सपेंस है। और जो सेकेंडरी ग्रुप होता है उसमें आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, कोई भी बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, या फिर कोई सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड कोई भी लोन हो किसी से लिया हो, वो सेकेंडरी ग्रुप में आते हैं। कोई भी जो टैक्स की जो लाइबिलिटी है वो भी हमारे सेकेंडरी ग्रुप में आते हैं। प्रोविजन अगर हमने किसी चीज़ के लिए बनाए हैं, या फिर कोई हमारा क्रेडिटर है या हमने डेटर से किसी के, तो वो सब भी सेकेंडरी ग्रुप में आते हैं। कोई भी एसेट जैसे कि हमने किसी भी बैंक में है या कैश में है, तो ये सब हमारे सेकेंडरी ग्रुप में आते हैं। तो वो मैंने एक एक करके समझते हैं कि प्राइमरी ग्रुप में क्या होता है और सेकेंडरी ग्रुप में। तो हमारा जो पहला है प्राइमरी ग्रुप में वो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? जैसे कि हम कभी भी बिजनेस को शुरू करते हैं, कोई भी व्यापार हमने शुरू किया, तो उसमें हम पैसा लगाते हैं, पैसा लगाना पड़ेगा।
तो वो जो पैसा होता है वो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल होती है बिजनेस की। जैसे कि राम एग्जाम्पल है हमारा, राम ने कोई भी व्यापार शुरू किया 10,000 रुपए से, तो राम जो है वो कैपिटल अकाउंट है। अब बात करते हैं हम सेकंड जो है लोन लाइबिलिटी। लोन यानी कि ऋण, अगर हमने किसी से भी ऋण लिया है व्यापार करने के लिए, किसी से भी ऋण लिया है, तो वो हमारी लोन लाइबिलिटी होती है। जैसे भी राम ने लोन लिया है बैंक से 10,000 रुपए का, तो बैंक तो सिक्योरिटी मांगता है, तो हमें कोई भी, जैसे किसी राम ने अपना घर गिरवी रख के लोन लिया 10,000 रुपए, तो राहुल जो है वो लोन लाइबिलिटी हो गया। जैसे राहुल से हमने लोन लिया है, तो राहुल हमारा लोन लाइबिलिटी है। राम ने लोन लिया है राहुल से। तो तीसरा जो है करंट लाइबिलिटी, मतलब कि चालू दायित्व के खाते। करंट लाइबिलिटी जैसे कि जो भी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर हमें पे करनी है, तो हम उन्हें करंट लाइबिलिटी में काउंट करते हैं। जैसे कि अग्रिम लिया हुआ लोन, विविध लेनदार, जैसे राम ने राहुल से 5,000 का कंप्यूटर उधार खरीदा, तो राहुल जो है वो हमें टाइम दे रहा है। उसने हमें टाइम दे दिया, 3 महीने का दे दिया है, 6 महीने का दे दिया, तो राम को जो है 3 या 6 महीने में उसकी पेमेंट करनी होगी। हमारा जो अगला है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट जैसे कि कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं तो हम उसे फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं। जैसे कि कोई भी बिल्डिंग या हो गया, कोई मशीन खरीदी या कोई प्लॉट वगैरह खरीदा है, तो हम उसे लंबे टाइम के लिए यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि हम बार बार नई नई मशीनें खरीद रहे हैं तो हमें प्रॉफिट कुछ नहीं होगा। जैसे कि राम ने 10,000 का सेल फोन खरीदा है, तो सेल फोन जो है वो राम ने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है, ऐसा तो नहीं है कि वो दूसरे दिन ही नया फोन ले आएगा। तो हमारा जो अगला है पांचवा, जो हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट वो होते हैं जैसे कि हमने कहीं पे भी कोई इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट यानी कि विनियोग जो खाते होते हैं, जैसे हमने किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर लिया, तो हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो हम उसे भी रिकॉर्ड करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होती है हम उसे रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस की। अगला जो करंट एसेट। करंट एसेट यानी कि जैसे कि हमें कोई भी लाइव एसेट है, उसे हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर पाए, उसे हम करंट एसेट कहते हैं। जैसे कोई भी बैंक अकाउंट है, बैंक से हमने पैसा निकाल लिया, या फिर कोई भी अग्रिम खाता, हमने किसी को लोन दिया है, तो हम उसे 1 साल के अंदर अगर ले गए तो हमारे करंट एसेट्स में आते हैं। और जो अगला है सातवां, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एसेट। मिसलेनियस यानी कि कोई भी, मतलब नॉर्मली हमारे खाते, नॉर्मली खर्चे होते हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे कि कुछ छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उन्हें मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं। सस्पेंस अकाउंट, जब भी हमारे कभी भी बैलेंस शीट हो गई या ट्रायल बैलेंस बैलेंस जो होता है उसका, अगर अकाउंट्स दोनों साइड के मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम उन्हें सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, जैसे कि पता नहीं जिस राशि का में कहाँ पे क्या हुआ है। वहाँ जो अगला है ब्रांच डिवीजन। तो कंपनीज अपनी अलग अलग ब्रांचेस जो है वो अलग अलग जगह खोलती है, तो ऑफिस तो एक ही होता है, उनका मेन जो ऑफिस होता है वो एक ही होता है, लेकिन बस उनके अलग अलग जगह उन्होंने छोटे छोटे ब्रांचेस खोले होते हैं, तो उसे ब्रांच डिवीजन कहते हैं। अब हमारा अगला जो है सेल्स अकाउंट। जैसे कि जब भी हम कोई भी सामान बेचते हैं किसी को, चाहे वह उधार हो चाहे नगद हो, तो हम उसे सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। परचेज अकाउंट, जब भी हम किसी से कोई भी माल अगर परचेज कर रहे हैं, चाहे वह उधार में हमने खरीदा हो चाहे मैंने उसे नगद पैसे देके खरीदा हो, तो हम उसे से परचेज अकाउंट में काउंट करते हैं। हमारा जो अगला है डायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम कोई भी जो डायरेक्टली हमें प्राप्त हुई है, या जो व्यापार करने से हमें जो इनकम आ रही है, उसे हम डायरेक्ट इनकम कहते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब कि व्यापार में जो प्रत्यक्ष रूप से जो भी हम खर्चे कर रहे हैं उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखते हैं। इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, जैसे कि हमें कोई भी इनडायरेक्ट, जैसे कोई किराया मिल गया है या फिर किसी ने हमें कोई छूट दे दी है या फिर कोई कमीशन वगैरह प्राप्त हो गया, तो ये सब हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है। इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस है, जैसे कि हमने किसी को, हमने एजेंट रखे हैं और उन्हें हमें वो कमीशन देते हैं, तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। डायरेक्टली तो उसका बिजनेस से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारा खर्चा तो हो गया, तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। रिजर्व एंड सरप्लस, जब भी मतलब कि कभी भी हमें लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, तो हम कुछ पैसे को रिजर्व करते हैं ताकि आने वाले वक्त में हम उसे यूज कर सके या कहीं और पे इन्वेस्ट कर सके, तो उन्हें हम रिजर्व एंड सरप्लस में करते हैं। तो अगला जो है बैंक ओवरड्राफ्ट। जब भी मतलब कि हम बैंक में राशि जमा करते हैं या हम बैंक से पैसा निकालना है और बैंक में कम पैसा है लेकिन हम फिर भी ज्यादा पैसा निकालने पा रहे हैं बैंक की तरफ से, तो उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट में काउंट करते हैं।
वहाँ जो अगला है वो है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन यानी कि जो सुरक्षित ऋण है। जैसे हमने किसी को लोन दिया है या लिया है तो उसकी कोई सिक्योरिटी हमने भरी है तो एक सिक्योर्ड लोन होता है। अनसिक्योर्ड लोन जैसे कि कोई भी फैमिली से लोन ले लिया हो या किसी फ्रेंड वगैरह से जो लोन लेते हैं जिनका कानूनी प्रारूप कोई ना हो उन्हें हम अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, कोई भी जैसे हमें कर किसी को या कोई टैक्स हमें किसी को देना है तो हमारी ड्यूटी होती है, जैसे कि एम्प्लॉय की ड्यूटी होती है कि एम्प्लॉयज का टीडीएस कट करना, उसे आगे जाके सबमिट करना। तो ये सब ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आते हैं। प्रोविजंस जो होते हैं जिसे हम प्रावधान भी कहते हैं, तो वे खाते अलग से बनाए जाते हैं। जैसे कि हम बैड डेट्स का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में आते हैं कि कल को अगर पैसा डूब गया तो हमारे पास इतना हो कि हम उसे रिकवर कर सकें। तो वे सब प्रोविजंस में जाते हैं। सन्डरी क्रेडिटर्स, जिनसे हमें मतलब कि पैसा देना होता है, जिन्हें हमें पैसा देना होता है, जो हमारे लेनदार है, हम उन्हें सन्डरी क्रेडिटर्स में लिखते हैं। और जो अगला है सन्डरी डेटर्स, मतलब कि हमने किसी को उधार में सामान बेचा है और हमें उससे पैसे लेने हैं तो हम उसे सन्डरी डेटर्स में लिखते हैं। डिपॉजिट एसेट्स, कभी कोई भी हमने मतलब सिक्योरिटी के रूप में कहीं पे भी कोई एसेट डिपॉजिट किया, जैसे कि हमने कोई बिजनेस बिल्डिंग जो है किराए पर ली है बिजनेस के लिए और हमने उसकी सिक्योरिटी जमा की है 20,000 रुपए, तो वो जब हम बिल्डिंग को जब हम खाली करेंगे तो सिक्योरिटी हमें वापस मिल जाती है, उसे हम डिपॉजिट एसेट कहते हैं। जो अगला हमारा है वो है लोन एंड एडवांसेस। जैसे हमने किसी को लोन दिया है या हमने किसी से लोन लिया है या फिर किसी ने हमें एडवांस पेमेंट कर दी है या फिर हमने कोई काम कर दिया है उसकी पेमेंट आनी बाकी है, तो वो सब लोन एंड एडवांसेस में काउंट होते हैं। कैश इन हैंड, यानी कि जो पैसा हमारे पास कैश में है, हम डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, वो कैश इन हैंड होता है। स्टॉक इन हैंड, मतलब कि जो भी हमें स्टॉक बेचना है, किसी को रॉ मटेरियल हो गया, फिनिश गुड्स होते हैं, जैसे हमें किसी रॉ मटेरियल हमारे पास पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक है तो उन्हें स्टॉक इन हैंड में काउंट किया जाता है। बैंक अकाउंट क्या होते हैं? बैंक अकाउंट वे होते हैं जिनमें जैसे कि बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, किसी बैंक में स्टेट बैंक हो गया या फिर एचडीएफसी बैंक हो गया, उनमें जो हमारा पैसा जमा होता है उसे हम बैंक अकाउंट कहते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वाउचर। यहाँ पे हम सीखेंगे कि वाउचर कितने टाइप्स के होते हैं। तो वाउचर जो है वो हमारे 10 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में सीखते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर जो है इसको शॉर्टकट की है वो है F4। हमारा जो अगला है पेमेंट वाउचर, उसकी शॉर्टकट की है F5। हमारा जो तीसरे नंबर पर रिसिप्ट वाउचर, उसकी जो शॉर्टकट की है वो है F6। हमारा जो चौथे नंबर पर है जर्नल वाउचर, उसकी शॉर्टकट की है F7। अगला जो हमारे पांचवें नंबर पे सेल्स वाउचर, उसकी शॉर्टकट की है F8। परचेज वाउचर की शॉर्टकट की है हमारी F9। क्रेडिट नोट वाउचर के लिए हम Alt प्लस F8 डालेंगे तो हम क्रेडिट नोट वाउचर में पहुंच जाएंगे। और अगर हम Alt प्लस F9 दबाते हैं तो हम डेबिट नोट वाउचर में पहुंच जाएंगे। जैसे हम F10 प्रेस करते हैं हम रिजर्व एंड सरप्लस में पहुंच जाएंगे। और अगर हम Alt प्लस F10 प्रेस करते हैं तो हम मेमोरेंडम वाउचर में पहुंच। तो आइए अब हम इन्हें डिटेल्स में सीखते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर होता क्या है। तो कॉन्ट्रा वाउचर मतलब कि डबल ट्रांजैक्शन, जैसे कि हमने पैसा अपने पास जो हमारे कैश में पैसा था हमने उसे बैंक में जमा कर दिया तो हमारे पास से कैश कम हो गया लेकिन बैंक में तो पैसा बढ़ गया। तो ऐसी जो रिकॉर्ड होती है ट्रांजेक्शन होती है हम उन्हें कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। और ये जो ट्रांजेक्शन होती है इन्हें हम कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारा जो अगला है पेमेंट वाउचर। पेमेंट जैसे कि हमने किसी को पैसे दिए हैं, चाहे वो कैश में दिए हो या चेक के रूप में किसी को पैसे दिए, कोई भुगतान किया है, तो उन्हें हम पेमेंट वाउचर में कहते हैं। जैसे हमने किसी को 50,000 की पेमेंट की, हमने गुड्स खरीदे थे और उसके बदले हमने 50,000 रुपए दिए, तो हम पेमेंट वाउचर में जाकर ट्रांजेक्शन करेंगे। और जो अगला है वो है रिसिप्ट वाउचर। जैसे कि हमने किसी को सेल की है, सामान बेचा है और उसने हमें जो पैसे दिए हैं वो हमारा रिसिप्ट वाउचर है। या फिर हमने कोई कमीशन वगैरह दिया हो, कमीशन पे कोई छूट वगैरह मिली हो तो हमारी रिसिप्ट में आएगी। जैसे हमको 5,000 की नगद इनकम हुई। और जो अगला है जर्नल वाउचर। तो जब बात उधार की आती है तो उधार दिया हो किसी को या लिया हो या फिर कोई भी प्रावधान हो तो उसे हम जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि राहुल ने राम से 50,000 का फर्नीचर खरीदा, तो राहुल जो है राहुल ने उधार में खरीदा है, तो ऐसी जो ट्रांजेक्शन होती है वो हम जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारा जो अगला है सेल्स वाउचर। जैसे कि हमने कोई सेल की है किसी को, चाहे वो नगद की हो या किसी को उधार की हो, तो वो जो सारी ट्रांजेक्शन होती है, जो लेखा जोखा जो होता है उनका,
हम सेल्स वाउचर में करते हैं कि हमारी, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो सेल है वो कितनी हुई है साल में और कितनी नहीं हुई है। जैसे श्याम ने 10,000 की लाइट बेची, तो ये हमें पता चल गया कि श्याम ने 10,000 की लाइट बेची है, तो इसलिए हम इन ट्रांजेक्शन को सेल वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। हमारा जो अगला है वो है परचेज वाउचर। परचेज नाम से ही समझ में आ रहा है, खरीदा, चाहे हमने उधार में खरीदा हो चाहे हमने नगद में खरीदा हो, तो हम जो उसकी जो ट्रांजेक्शन है वो परचेज वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी परचेज कितनी हुई है साल में, सेल कितनी हुई है, इससे हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। तो जैसे राम ने राहुल से 50,000 का माल खरीदा है, तो हम इसकी ट्रांजेक्शन जो है परचेज वाउचर में जाके करेंगे। हमारा जो अगला है क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर, क्रेडिट समझ में आ रहा है, जब भी हम किसी से कोई सामान खरीदते हैं तो कई बार हमें सामान पसंद नहीं आता तो वो वापस कर देते हैं। तो जब भी मतलब कि हम किसी को सामान बेचते हैं, हमने किसी सामान बेचा है और उसे कुछ उसमें कमी है तो उसने वो सामान हमें वापस कर दिया है, तो उसकी जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो हम क्रेडिट नोट वाउचर में करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा कितना बेचा हुआ सामान वापस आया है। जैसे राम ने 2,000 का माल वापस भेज दिया। अब हमारा जो अगला है डेबिट नोट वाउचर। तो जैसे कि हमने किसी सामान खरीदा है और हमने उस सामान में कुछ कमी आ गई, तो हमें वो सामान वापस वापस भेज दिया उसको कि भाई ये सामान ठीक नहीं है, तो उसकी जो ट्रांजेक्शन है उसके साथ हमें जो ट्रांजेक्शन वो डेबिट नोट वाउचर में करेंगे, और उसके साथ हमें एक नोट भेजना पड़ता है जिसे हम डेबिट नोट कहते हैं, जैसे कि परचेज रिटर्न हो गया, तो इसकी जो ट्रांजेक्शन होती है वो डेबिट नोट वाउचर में होती है। हमारा जो अगला है मेमोरेंडम वाउचर। जो प्रविष्टि याद रखने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें मेमोरेंडम वाउचर कहते हैं। अगला जो है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। तो जब भी किसी प्रकार के लाभ से जो पैसा हम कुछ निकाल के अपने पास रखते हैं आने वाले वक्त में यूज करने के लिए, तो उन्हें रिजर्व एंड सरप्लस कहते हैं। तो हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में जैसे कि ट्रेड हो गया, प्रोफेशन हो गया, बिजनेस हो गया, ओनर हो गया, काफी चीजें हम एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड। ट्रेड जिसे हम व्यापार कहते हैं, जो कि हम कोई व्यक्ति अगर ट्रेड कर व्यापार कर रहा है तो प्रॉफिट कमाने के लिए ही व्यापार कर रहा है। किसी भी वस्तु को बेचना या खरीदना व्यापार कहलाता है, उसे हम ट्रेड कहते हैं। प्रोफेशन जैसे कि पेशा, जिसे हम हिंदी में पेशा कहते हैं। जैसे हम किसी भी जगह कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो वो वहां से इनकम ले रहा है, पैसा ले रहा है और उसके बदले में कोई कार्य कर रहा है, तो आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी कार्य या साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, पेशा कहलाता है। प्रोफेशन, उसके लिए हमें पढ़ाई करते हैं, जैसे कि कोई भी ग्रेजुएशन कर रहा है या पोस्ट ग्रेजुएशन करके जॉब कर रहा है, तो उसे हम प्रोफेशन में काउंट करते हैं। बिजनेस यानी कि व्यवसाय, ऐसा कोई वैधानिक कार्य जो आय या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो, व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय, व्यापार व पेशा इसी के अंतर्गत आते हैं। बिजनेस के अंदर ही प्रोफेशन और जो ट्रेड है वो दोनों बिजनेस में ही आते हैं। ओनर जिसे यानी कि मालिक, वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं, व्यापार का संचालन करते हैं, व्यापार की जोखिम सहन करते हैं, वह लाभ हानि के अधिकारी होते हैं, व्यापार के मालिक कहलाते हैं। जैसे कि किसी भी व्यक्ति राम है, उसने बिजनेस का स्टार्टअप किया, उसमें पैसा लगाया है, तो वो उसका ओनर है। अब बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा वो राम अपने पास ही रखेगा, किसी और को देगा नहीं, तो वही है ओनर। ओनर का एक और परिभाषा भी होती है, जैसे कि व्यापार का मालिक तो कोई एक व्यक्ति है, प्रोप्राइटर कहलाता है, और दो या दो से अधिक व्यक्ति हो तो पार्टनर कहते हैं। यदि कुछ लोग मिलकर, बहुत सारे लोग मिलकर अगर कोई कार्य करे तो उन्हें हम शेयर होल्डर कहते हैं। कैपिटल हमने पहले भी पढ़ा है। कैपिटल मतलब कि कभी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है, तो शुरुआत में जो पैसा पूंजी जो है हम बिजनेस में लगाते हैं शुरू करने के लिए, उसे हम कैपिटल कहते हैं। और जो व्यापार में अगर प्रॉफिट हो, लाभ हो या हानि होने पर पूंजी घटती हो बढ़ती रहती है। ड्रॉइंग यानी कि कोई व्यक्ति जो ओनर है बिजनेस का, अगर पर्सनल खर्चे के लिए, अपने निजी काम के लिए अगर कोई पैसा बिजनेस से निकाल रहा है तो हम उसे ड्रॉइंग कहते हैं। गुड्स, गुड्स मतलब कि माल, जो हम ये गुड्स वे वस्तु को कहते हैं, जैसे कि हम कोई सेल करनी है, हमें
या परचेज करें कोई चीज, या जिसके लिए जिस वस्तु का हम व्यापार करें उसे हम गुड्स कहते हैं। गुड्स के अंदर जैसे कि रॉ मटेरियल जिसे हम कच्ची सामग्री कह देते हैं, फिनिश्ड गुड्स जैसे कि तैयार हुई वस्तुएं हो गई, प्रोसेसिंग गुड्स अर्धनिर्मित सामग्री, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब गुड्स में सारी चीज आती है। परचेज विक्रय मतलब कि सेल के लिए, सेल क्रय विक्रय के लिए उद्देश्य से किया गया कार्य है, या जो माल हम खरीदते हैं हम उसे परचेज कहते हैं। व्यापार में हम जो माल है वो नगद भी खरीद सकते हैं और उधार में भी खरीद सकते हैं। सेल जो माल बेचा जाता है उसे हम सेल कहते हैं। अब बात करते हैं परचेज रिटर्न की। तो हम सामान को खरीदे तो कई बार कुछ कारण हो जाता है कि सामान हमें गलत आ गया, या ज्यादा मात्रा में आ गया, कम मात्रा में आया, तो हम उसे वापिस कर देते हैं, तो उसे परचेज रिटर्न यानी कि क्रय वापसी भी कहते हैं। सेल रिटर्न जिसे हम हिंदी में विक्रय वापसी कहते हैं। जब भी हमने किसी को कोई सामान बेचा है और उस व्यक्ति ने उस सामान का कुछ हिस्सा या वो सामान हमें वापस कर दिया, तो हम उसे सेल रिटर्न भी कहते हैं। स्टॉक जिसे हम रहतिया स्टॉक, किसी भी व्यवसाय में वर्तमान में हमारे पास किसी भी मात्रा में जो माल उपलब्ध है स्टॉक कहलाता है। साल के अंत में जो माल बिना रुके रह जाता है, जैसे कि हमारा साल खत्म हो गया और हमारा सामान नहीं बिका है, तो हम उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो सामान हमारा इस साल रह गया है, ये अगले साल के अकाउंट में हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। या अगले साल हमारा इतने माल पिछले साल का हमारे पास बचा हुआ है और ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। लाइबिलिटीज यानी कि हमारा दायित्व। दायित्व क्या है कि हमने किसी से भी अगर ऋण लिया है, उधार लिया है, या फिर किसी से सामान उधार लिया है, तो हमें उसे की पेमेंट, पैसे तो उसे देने होंगे, तो वही हमारी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म यानी कि फिक्स्ड जो लाइबिलिटी है, जैसे कि हम्म, हमने जो ऋण है वो 1 साल से ज्यादा का लिया है, या फिर ऋण हमने ले लिया कोई 10 साल के लिए, लाइफ लॉन्ग बिजनेस के लिए हमने ऋण लिया है कि हमारा जब बिजनेस बंद होगा तो हम उसको चुकाएंगे, तब तक हम उस पर केवल इंटरेस्ट ही पेमेंट करते रहते हैं, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जो ऋण हमें 1 साल के अंदर वापस चुकाना होता है। 1 साल के अंदर वो कुछ भी हो सकता है, या तो 1 साल युद्ध के लिए लिया हो, या फिर 6 महीने के लिए, या 3 महीने के लिए हो, तो उसे हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कहते हैं। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को हम करंट लाइबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं एसेट्स यानी कि संपत्ति। व्यापार में समस्त वस्तुएं जो व्यापार संचालन में सहायक होती है संपत्ति कहलाती है। और जो संपत्ति है वो दो तरह की होती है, फिक्स्ड एसेट और दूसरी जो है करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट जो होती है, जो मतलब कि लंबे समय के लिए यूज की जाने के लिए खरीदी जाती है, जिन्हें हम बेचना या खरीदना नहीं है, एक बार खरीद ली वो हम बिजनेस के लास्ट तक ही यूज करते हैं, तो उन्हें फिक्स्ड एसेट कहते हैं। करंट एसेट्स क्या है? वे संपत्ति या जो हमारे एसेट्स है जिन्हें हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर पाए, उन्हें हम करंट एसेट्स में कहते हैं। जैसे कि बैंक में धन है, कोई भी पैसा जमा किया है, या फिर कोई स्टॉक जो हमने खरीदा है, तो हम उसे बेच देते हैं पैसे बढ़ने पर, तो हम उन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं कैश में, उसे हम करंट एसेट्स कहते हैं। एक्सपेंस, जैसे कि हमने कोई भी सामान को खरीदा या बेचा, उसके ऊपर एक्सपेंस जो भी खर्चा किया है हम उसे एक्सपेंस कहते हैं। एक्सपेंस दो तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस ये वे खर्चे होते हैं जिन्हें व्यापारी माल खरीदते वक्त करता है या माल के उत्पादन में करता है। जैसे कि हमने कच्चा माल खरीदा और उसे हम बनाकर बेच रहे हैं, तो उसमें जो खर्चा किया गया वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व्यय। यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस वे एक्सपेंस होते हैं जिनका संबंध वस्तुओं के क्रय या उसके निर्माण से न होकर बल्कि कार्यालय से संबंधित किए गए व्यय से होता है। ऐसे एक्सपेंस का प्रभाव विक्रय किए जाने वाले माल की लागत पर बिल्कुल नहीं होता, ये व्यापार के लाभ को घटा देते हैं। जैसे कि हमने कोई ऑफिस खोला है तो हमें ऑफिस का रेंट देना है, ऑफिस के अंदर हमने फर्नीचर खरीदा है ऑफिस के लिए, एम्प्लॉय को हायर किया है, तो वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू यानी कि जब भी हम गुड्स को या कोई सर्विस है हम उसे बेच रहे हैं, मार्केट में सेल कर रहे हैं उसकी, तो उससे हमें जो इनकम होती है उसे हम रिवेन्यू कहते हैं। इनकम इनकम और रिवेन्यू मतलब एक से ही होते हैं। गुड्स और सर्विस को मार्केट में जब हम बेचते हैं तो उसे इनकम भी कह देते हैं, रिवेन्यू कुछ भी कह सकते हैं हम। इनकम दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट इनकम और एक होती है इनडायरेक्ट इनकम। जो डायरेक्ट इनकम जो होती है वो होती है जबकि हम
डायरेक्ट इनकम जो कि मुख्य व्यवसाय से हमें सीधे मिल जाती है। इनडायरेक्ट इनकम जो मुख्य व्यवसाय से नहीं मिलती, जैसे कि किसी ने हमने कोई सामान बेचा है, उस पे डिस्काउंट दे दिया किसी ने हमें, या फिर हम जैसे कि हमने कोई सामान खरीदा उस पर हमें किसी ने डिस्काउंट दे दिया, या हमने कोई लोन दिया है किसी को, उस पर हमें इंटरेस्ट मिल गया, तो ये सब इनडायरेक्ट इनकम होती है। डिस्काउंट यानी कि छूट, जब भी व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली रियायत या छूट डिस्काउंट कहलाती है। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, जब भी मतलब कि कोई व्यापारी है जो कोई सामान बेच रहा है और उसी वक्त वो ग्राहक के जो बिल बनाता है उसमें कुछ छूट दे देता है, तो उसे हम ट्रेड डिस्काउंट या फिर व्यापारिक छूट भी कह सकते हैं। यह जो छूट होती है ये विक्रय मूल्य से निश्चित मात्रा पे दी जाती है, कुछ निश्चित, जैसे कि 10% दे दिया किसी को छूट, या किसी को 5% छूट दे दी, तो इसको जो है ना बिल में ही कम कर देते हैं, तो उसे ही हम व्यापारिक छूट भी कह देते हैं। और कैश डिस्काउंट, जैसे कि हमने कोई सामान बेचा है और उस व्यक्ति को हमें पैसे देने हैं, या फिर हमने कोई सामान खरीदा है, हमें किसी और को पैसे देने हैं, तो हमने उधार पे सामान खरीद लिया और हमें उसे पैसे देने हैं बाद में, और हम टाइम दिया, उसने हमें 3 महीने का टाइम दिया, हम 1 महीने बाद ही कह दिया कि हम पेमेंट करें, और कुछ पैसे कम करके जब हम पेमेंट कर देते हैं, उससे बाद का वो कह देता है कि मैं आपको छूट दे दूंगा, पेमेंट अभी कर दीजिए, तो उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। अगला जो है बैड डेट्स, यानी कि बैड डेट्स का नाम से ही जाए हुआ है डूबता ऋण। जब भी हम किसी को मतलब कि उधार माल बेचते हैं और जब भी हमारे जो डेटर्स होते हैं उनसे हमें पैसे या जो हमारे सामान का जो रकम है वो पूरी प्राप्त नहीं हो पाती, तो उसे हम बैड डेट्स कह देते हैं। ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, जब भी हम कोई व्यापार कर रहे हैं, तो हम कुछ भी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उससे उसकी जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है, लेन देन की जो मुद्रा है, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, वही ट्रांजेक्शन्स होती है। जैसे कि अगर हमने कैश में किसी से सामान खरीदा है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो उसे कैश ट्रांजेक्शन कह देंगे। और अगर हमने किसी को सामान बेचा है, उधार में बेचा है या खरीदा है, तो हम उसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन कह देते हैं। इसका जो है एग्जाम्पल है, जैसे मैं इमेज में आप देख पा रहे होंगे, वाउचर्स ट्रांजेक्शन। वाउचर्स में जो हम रिकॉर्ड करते हैं, कैश की अलग करते हैं, परचेज की अलग करते हैं, सेल की अलग करते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम इन सबके लेजर बनाते हैं, अलग अलग अकाउंट नाम से लेजर बनाते हैं, और फिर लेजर्स को अलग अलग मतलब कि डिफाइन कर लेते हैं, रियल अकाउंट, या उनको एक साथ करके हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर देते हैं। और ट्रायल बैलेंस के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमने कितना पैसा कमाया है, हमारे लाभ हुआ है या फिर कोई हानि हुई है, और फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसे हम पब्लिकली पब्लिश भी कर देते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि बिजनेस प्रोसेस क्या है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस प्रोसेस क्या है। तो देखो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है और कस्टमर है। अब कस्टमर को जो सर्विस चाहिए, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वही सर्विस देती है, तो कस्टमर को सर्विस चाहिए और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे सर्विस दी और कस्टमर ने उसकी पेमेंट कर दी, तो ये प्रोसेस है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का। अब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, अब जो कस्टमर है वो डिमांड कर रहा है गुड्स की, और जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो गुड्स को बना ये कस्टमर के बेस पे, और फिर उन्हें मार्केट में जो है गुड्स का स्टॉक है उसे ला के सेल करिए कस्टमर को, कस्टमर उसकी पेमेंट उसको कर देगा, तो ये बिजनेस प्रोसेस है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की। अब बिजनेस प्रोसेस बताते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये लोग सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में क्या किस चीज़ की डिमांड चल रही है, फिर उसके हिसाब से जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो प्लान करती है गुड्स वगैरह को खरीद के, उन्हें प्रोसेस करके, और कैपिटल वगैरह देखती है कितना चाहिए उन्हें, फिर फाइनली गुड्स को बना के मार्केट में बेचती है। तो ये जो इस तरह बिजनेस प्रोसेस होती है, जो व्यापार की जो प्रक्रिया है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की। अब हम बात करते हैं इन्वेंटरी कंट्रोल। इन्वेंटरी जैसे कि हमारे पास कोई भी सामान उपलब्ध है, वस्तुओं की सूची जिसे हम कह सकते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया या फिर फिनिश्ड गुड्स हो गया या फिर कंज्यूमेबल स्टॉक है, तो आवश्यकता पड़ने पर जो हमारे पास उपलब्ध है, अगर हमारे पास स्टॉक ही नहीं है तो हम आगे सामान बनाएंगे क्या, वर्कर्स क्या काम करेंगे, तो इससे जो है नुकसान हो जाता है। तो इसलिए उसका जो लेखा जोखा जो हम रखते हैं उन्हें हम इन्वेंटरी कहते हैं। और इन्वेंटरी जो कंट्रोल है उसके उद्देश्य क्या होते हैं, तो इसका जो पहला उद्देश्य है, इसमें इन्वेंटरी पर किए गए निवेश को न्यूनतम रखना, जिससे उधार न लेना पड़े और ब्याज से होने वाले नुकसान से
सके। तो हम जो है पहले से ही अपने स्टॉक को अपने पा सकते हैं, ताकि हमें दोबारा अगर स्टॉक की लास्ट मोमेंट पे जरूरत पड़ जाए तो हमें किसी से पैसे उधार लेना अगर हम किसी से ब्याज पे पैसे उधार लेके हम सामान बना रहे हैं, तो हमें जब तक माल को बेचेंगे नहीं, हमारे पास पैसे आएंगे नहीं और हम चुकाएंगे नहीं, तो हमें उसका जो है ऋण देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। दूसरा जो है यह सुनिश्चित करता है कि स्टोर में जब जहाँ जरूरत हो आइटम उपलब्ध है। अब अगला जो है तीसरा पॉइंट जो है, अधिक स्टॉक रखने से वस्तुओं को, मतलब कि जब हम स्टॉक को ज्यादा अपने पास से रख लेते हैं तो स्टॉक खराब होने लग जाता है या फिर पुराना होने की वजह से बिकता नहीं है, तो उनके जो नुकसान को कम करने के लिए इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम को यूज किया जाता है। प्रोडक्शन की लागत एवं उपकरणों की देखभाल पर आने वाले खर्च को मेंटेन करने व कम करने के लिए संसाधनों को उत्कृष्ट बनाना। जब भी हम किसी चीज को प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी सामान का, तो हम ये देखते हैं कि हम उसकी जो कीमत है उसको कम से कम कैसे करें ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें। तो उसको भी इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम मैनेज करने में मदद करता है। हमारा जो अगला है, कॉस्टिंग एवं अकाउंटिंग कारणों से सही रिकॉर्डिंग को मेंटेन करना इसलिए जरूरी है कि सभी संगठनों में एक अच्छा इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, और इसे प्राप्त करने में कंप्यूटर हमारी काफी मदद करता है। हम अगर रिकॉर्ड रखेंगे तभी तो हम इन्वेंटरी को कंट्रोल तभी तो कर पाएंगे, तब हम उसका रिकॉर्ड रखेंगे, उसकी एक एक ट्रांजेक्शन करेंगे, कब हमने सामान खरीदा है, कितना हमने सामान बेच दिया है, कितना हमारा सामान बन चुका है, कितना हमारा सामान बनने वाला है। तो उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए भी कंप्यूटर हमारी मदद करता है। और आज जो आ गई है फाइनेंशियल सिस्टम, और ये हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है। तो वो समझते हैं फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है। फाइनेंशियल सिस्टम वो सिस्टम है जो विभिन्न संगठनों या व्यक्तियों को पैसे का लेन देन करने में डील करता है। इन्हें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, जैसे कि हमें किसी से पैसा लेना है, कोई हमें फाइनेंस कर रहा है, वो उसके बदले में प्रॉफिट लेगा, तो उसे हम फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। इस जो फाइनेंस सिस्टम उसको दो भागों में बांटा गया, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि हमारे फाइनेंशियली जो कंपनी का पता चलता है कि कंपनी के पास कितनी एसेट है, कितनी कंपनी के ऊपर कर्जा है, लाइबिलिटी है, कंपनी क्या है, कितनी कंपनी की कैपिटल है, तो ये सब हमें पता चलता है बैलेंस शीट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और जबकि मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग होते हैं वो फाइनेंस की टाइम से सूचना देता है, जिससे कि मैनेजर अपना कार्य कुशलता से कर सके। जैसे कि अगर मैनेजर को पता ही नहीं है कि फाइनेंस है, पैसा है उनके पास बिजनेस में या नहीं है, तो ये सब अगर पता ही नहीं चलेगा कितना पैसा है, कितने पैसे की जरूरत है, तो मैनेज कैसे करेगा। तो उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत होती है। तो आज का हमारे वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं।